नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा चाल नहीं दिखाई। उसने एक बहुत ही नैरो रेंज में 23,800 को भी ब्रीच नहीं कर पाया कई अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि क्रूड में, करेंसी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी और पूरे वीक के दौरान क्रूड ऊपर था, करेंसी काफी ऊपर चली गई थी। ये सारी घटनाएं होती रही और मार्केट एक रेंज के अंदर प्ले करता रहा। तो काफी उतल पुतल और कंसोलिडेशन वाला वीक आप कह सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कोई हलचल भी नहीं थी। थोड़ा सा वीकनेस के संकेत ज्यादा हमें दिख रहे थे। तो अगर हम 18 से 22 मई का पूरा वीकली चार्ट देखें, देखिए 0.3, 0.5, 0.6 इस तरीके की रैली थी। आईटी इंडेक्स में 4% की तेजी बनी, रियल एस्टेट में बनी, डिफेंस में बनी, लेकिन बाकी जगहों पे नरमी थी। और मिड और स्मॉल कैप में भी कोई खास मूवमेंट नहीं था, या कह सकते हैं कि स्टेबल मूवमेंट यहाँ पे दिखा। एफआई का फिगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि पूरे मई के महीने में सिर्फ 32,000 करोड़ की सेलिंग है अब तक, और डीआईएस की 56,000 करोड़ की है। तो उनकी सेलिंग काफी कम हुई है और एफआई के सामने डीआईएस की बढ़ी है। और इसीलिए जब आप मंथली वाले देखेंगे तो मई का महीना देखिए अप्रैल के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो एफआई ने अपनी बिकवाली कम की है, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। ऐसे में 3-4 सवाल मेरे मन में उठे जिनका हमें आज उत्तर लेना है। पहला सवाल तो ये है कि क्या मार्केट आइदर साइड में ऊपर या नीचे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, या एक कंसोलिडेशन फेज थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि खाड़ी में कुछ नहीं हो रहा है, युद्ध में कुछ नहीं हो रहा है, और अपनी कंट्री में भी एक तरीके से सिचुएशन जिसको तो नहीं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वाली है। तो किधर जाएगा मार्केट? दूसरा क्वेश्चन ये है कि आरबीआई की अब पॉलिसी आने वाली 5 तारीख को, क्रेडिट पॉलिसी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और रुपये को स्टेबल करने के लिए क्या इन्फ्लेशन, इन सब चीजों को देखते हुए रेट हाइक की कोई चांस है क्या? इस पर बहुत डिबेट चल रही है सब तमाम जगहों पे, उस पर हम बातचीत करेंगे। तीसरा क्वेश्चन होगा कि जो मार्जिन फंडिंग है, एमटीएफ जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1,22,000 करोड़ की वो बुक हो चुकी है। तो क्या वो एक बड़ा रिस्क बन रहा है? और जो चौथा सवाल है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत जगहों पे आपने सुना होगा कि एसआईपी को ब्लेम किया जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट दे रहे हैं एफआईआईज को, वो खूब खरीद रहे हैं और एफआईआई खूब बेच रहे हैं, और इसकी सारी जिम्मेदारी रिटेल इन्वेस्टर की, म्यूचुअल फंड की, एसआईपी की है। ट्विटर भरा रहता है इस डिबेट से, और इस पर एक ताजी जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है। जेफरीज भी ये मान रहे हैं कि एसआईपी ही एफआईआई सेलिंग, रुपी स्लाइड के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसका एक काउंटर पॉइंट भी है। एक नैरेटिव होता है और एक डेटा के थ्रू सच्चाई सामने होती है। इस पर भी आज बातचीत होगी। मोस्ट कंट्रोवर्शियल है ये, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए, क्योंकि हम आप लोग रिटेल हैं। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरे साथ हैं सुनील सर। सुनील सर का तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। सारी डिबेट ना सब जगहों पे इसी पे चलती रहती है, तो इसको हम लोग लेंगे, लेकिन इसको शो के थोड़ा बाद में लेंगे। शुरुआत में तो कई और सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पहले हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो सर आप बताइए कि ये जो हमारे 4 सवाल हैं, इसमें से पहला सवाल है, मार्केट किधर जाएगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन? तो मार्केट जैसे आप देख रहे हैं, अभी आपने दिखाया उसमें कि 2 चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, राइट। थोड़ा कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, और खास करके एफआई की सेलिंग कम हो चुकी है। ये 2 पॉइंट मैंने पकड़ा आपके जो थे। तो इसका कारण क्या है कि अर्निंग सीजन, एक खास अर्निंग सीजन, जैसे हमने बताया कि अप्रैल महीने में पहले 2 हफ्ते डीआईएस थोड़ा कैश बिल्डअप करते हैं और फिर अर्निंग सीजन में डिप्लॉय करना शुरू करते हैं। इसलिए क्लियरली आपको देखा कि डीआईए का बाइंग डबल ऑफ एफआईआई सेलिंग था, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़, राइट। तो अर्निंग सीजन में डीआईएस ने डिप्लॉय किया, वो क्लियर है। तो क्यों डिप्लॉय किया, क्या है, और आपने दिखाया कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का भी करीबन फ्लैट था परफॉर्मेंस, यानी रिटेल और एचएनआई भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिटेल और एचएनआई क्या देखते हैं, ए मेरा पोर्टफोलियो करेक्ट हो गया तो मुझे अभी अच्छी चांस है एवरेज करने के लिए। दूसरा, कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं तो वो एक, जैसे पास्ट परफॉर्मेंस से पैसा डालते हैं लोग, वैसे इमीडिएट अर्निंग रिजल्ट आते हैं उनके एक रुझान में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये अर्निंग्स की लास्ट टाइम हमने दिखाया था जब 700 कंपनी की अर्निंग्स आई थी। अब दुगना हो चुका है, 400 कंपनी, 1,400 कंपनी की
अर्निंग्स आ चुकी है। यहाँ पे देखिए और समझिए करीबन लार्ज कैप और मिड कैप का पूरा आ गया और खाली कुछ आज कंपनी है टॉप 500 कंपनीज के अंदर जिसका बाकी है। तो एक अच्छी पिक्चर बन गई। ये इस पिक्चर को आगे अगले स्लाइड में दिखाऊंगा मैं। तो आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर एम्फी का क्लासिफिकेशन है, ये लार्ज कैप नॉट द इंडेक्स का, बट खास आपको दिख रहा है कि लार्ज कैप का एक लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है, ठीक है। मिड कैप का 30%, स्मॉल कैप का 36%, माइक्रो कैप का 42%। तो ये एक खासू अर्निंग सीजन रहा है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल का जो फरवरी वाला खरीदारी था, सस्ते में खरीदा, उसको इस्तेमाल कर दिया मार्च महीने में, तो इसीलिए उनके ऊपर कॉस्ट का प्रेशर ज्यादा नहीं दिखा और टॉप लाइन ठीक था। जैसे आप देख रहे हैं टॉप लाइन स्मॉलर कंपनीज का 20% टॉप लाइन ग्रो हुआ, तो अर्निंग सीजन अच्छा था। अब मार्केट पिछले देखिए शायद रिटेल इस अर्निंग्स को देकर खरीदना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल होता है, होने दो, ठीक है। मगर डीआईआईएस जो है और एफआईआईएस जो है, जो भी, और एफआईआईएस की आपने बोला कि बिकवाली हुई, बट जैसे मैं याद दिलाऊं सबको कि ये बिकवाली नहीं होता है कि हर एफआई बेच रहा है। यहाँ जनरली होता है कि 60% एफआई पैसा बेच रहा है, 40% खरीद रहा है। तो नंबर जो आप देख रहे हैं 20, 28 जो भी 1000 करोड़, वो जो 20% का तो फासला है उसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी 40% एफआई अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, राइट। तो खरीद रहे हैं वो, तो खाली ये अर्निंग्स जो हो चुका है उसको नहीं लेते हैं। ये ऑटोप्सी होता है, डेड बॉडी का ऑटोप्सी होता है, और वो उनको चाहिए बायोप्सी, लाइव बॉडी को क्या होने वाला है डायग्नोसिस करना, तो उसके लिए प्रोजेक्टेड अर्निंग को लेना है। तो मैंने क्यों देखा कि अगर ये तो इतना घासू है तो क्या प्रोजेक्शन में वो नंबर को ही लेंगे? नहीं, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स एनालिटिकल फ्रेमवर्क यूज करते हैं, उनको पता है कि Q4 में वॉर का इंपैक्ट नहीं दिखा तो Q1 में दिखेगा, Q2 में शायद कम दिखेगा और Q3 में शायद नॉर्मलाइज होगा। उस बेसिस पे देखिए यहाँ पर थर्ड कॉलम को देखिए, लार्ज कैप क्षेत्र में प्रोजेक्टेड ईपीएस 11% ही है। यानी एफआईआईएस का, क्योंकि एफआईआईएस का ज्यादा होता है, कंसेंसस एस्टिमेट है ये, क्योंकि ब्रोकर का पोल लेते हैं, राइट। तो ये एफआईआई ब्रोकर्स की पोल में 11%, तो समझिए कि 111% ऑफ द Q4 उन्होंने अगले साल के लिए प्रोजेक्ट किया है। इट साउंड्स टू बी फेयरली रीजनेबल, यानी वॉर का इंपैक्ट को लेते हुए उसके बाद शायद 14% अर्निंग्स सेकंड हाफ में आएगी, उसके बेसिस पे 11% फॉर द फुल ईयर लिया है। और मिड कैप में लास्ट क्वार्टर का 30% था, बट उन्होंने लिया है खाली 18, राइट। स्मॉल कैप का 36 था, उन्होंने लिया खाली 20, माइक्रो कैप का 42 था, उन्होंने लिया खाली 28। तो उन्होंने भी एक डिस्काउंट फैक्टर को अप्लाई करते हुए, और देख रहे हैं अदर देन लार्ज कैप, उन्होंने मिड, स्मॉल और माइक्रो में 50 to 60% ऑफ Q4 जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट थी उसी को साल भर की ग्रोथ रेट मानकर लेके गए। तो ये इतना एक आप समझ नहीं सकते कि अरे यार इस अच्छे अर्निंग्स को देखकर उम्मीदें बढ़ाकर निवेश कर रहे, नहीं। शायद वो रिटेल ऐसा कर सकता है, एचएनआई में भी ऐसा कर सकता है, मगर जो एनालिसिस करके करते हैं उनके प्रोजेक्शन में उन्होंने एक डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करके फिर मान रहे हैं कि इतना ग्रोथ रेट हो सकता है। इसीलिए एफआई का सेलिंग कम हुआ है, डीआई का बाइंग भी थोड़ा बढ़ा है। तो इसीलिए तो अब प्रश्न आता है कि सेक्टर वाइज कहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली जो अर्निंग्स ग्रोथ में लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था, ज्यादा बदलाव नहीं है, तो क्विकली बात करते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग था ऑटो एंड एंसिलरी, कैपिटल गुड्स और बैंक, पीएसयू बैंक का अच्छी विन था, प्राइवेट बैंक और एफएमजी का स्टेबल था, और एफएमजी के खास पर देखिए मैंने लिखा है कूलिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइट। ये कूलिंग कहां से हुआ? कूलिंग हुआ क्योंकि फरवरी का उन्होंने लो प्राइस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है रॉ मटेरियल में। ये से अगले क्वार्टर में कूलिंग रॉ मटेरियल नहीं होगा, राइजिंग रॉ मटेरियल होगा, मगर ये Q4 की बात है, इसलिए मैंने कहा वो रियल रीजन है। और उन्होंने प्रीमियम वॉल्यूम को पुश किया, इसलिए मार्जिन में थोड़ा प्रोटेक्शन आया, राइट। और फार्मा का एक न्यूट्रल था, और आज देखा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी दो कंपनी की रिजल्ट आई थी, और आईटी का भी डिसअपॉइंटिंग था रिजल्ट, बट आपने कहा कि आईटी ने अच्छा परफॉर्म दिया, वो डिप्रिसिएशन के कारण एक बाउंस बैक था, ठीक है। कमोडिटीज का तो स्क्वीज था, हाई एनर्जी, लॉजिस्टिक्स में, और आपको जो रिफाइनिंग मार्जिन में, सब में दबाव था, यही है। तो ये सेक्टरल अर्निंग समरी हो गई। तो अगले स्लाइड में मैं अभी बता रहा हूं कि ये फॉरवर्ड पी को लेकर
5 ईयर ट्रेलिंग पीई और 10 ईयर ट्रेलिंग पीई, लास्ट टाइम मैंने मना किया कि ऐसे कंपेयर मत करो, बट फिर मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा सर बट हम भी इसमें कवर हैं, क्योंकि आप कह रहे कि लास्ट ईयर का ट्रेलिंग से मैं लेके क्या करूंगा सर, मुझे तो आने वाले अर्निंग्स की जरूरत है। तो मैंने बोला ठीक है भैया, मैं डिस्काउंट प्रीमियम नहीं डालूंगा, बट एटलीस्ट साइड बाय साइड रखूंगा। यानी मार्केट की कंसेंसस की जो उम्मीद है अबाउट 1 ईयर फॉरवर्ड भी, उसका अर्निंग्स मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको। 11, 18, 20, 28 मैंने दिखा दिया क्या मार्केट उम्मीद है। उस बेसिस पे 1 ईयर फॉरवर्ड भी ऐसा दिख रहा है, और अगर 5 ईयर एवरेज और 10 ईयर एवरेज रहे, अगर जो हम सोचते हैं वो हो जाता है तो मार्केट रीजनेबली वैल्यूड है। वाह, ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या है कि वॉर को जल्दी खत्म होना है और एक नॉर्मलाइजेशन वापस आना है। वॉर खींच से गई चली गई तो ये नंबर जो अर्निंग्स का प्रोजेक्ट किया उसी में डाउट आएगा। तो अब की जो स्थिति है, मान के चल रहे हैं कि 1 क्वार्टर का वॉर का इंपैक्ट उसके बाद नॉर्मलाइज होगा करके मार्केट के एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैं, ये मेरा नहीं है, ये मार्केट का कंसेंसस एस्टिमेट को मैं बता रहा हूं। तो मार्केट की सोच के हिसाब से अगर चली अर्निंग्स तो मार्केट रीजनेबली वैल्यूड है, लॉन्ग टर्म एवरेज के करीबी है। निफ्टी का 18 कंपेयर टू 21, मिड कैप का 23 कंपेयर टू 28, स्मॉल कैप का 24 कंपेयर टू 24 फ्लैट, और माइक्रो कैप का 22 कंपेयर टू 21 मार्जिनली ओवर। तो ये, सो लेट अस होप कि आज जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वो हो जाए तो हमारे लिए सब चंगा। ठीक है, बिल्कुल सही। एंड द ब्यूटी ऑफ मार्केट इज कि हर आदमी का जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब आदमी पैसा लेके बैठा हुआ है। मुझे अगर यही पसंद है और मैंने पैसे डाल दिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज वैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड देयर व्यू पॉइंट। करेक्ट। तो अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, ये कंसोलिडेशन फेज क्या चलेगा। देखिए, फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि बेस्ट कपल ऑफ वीक्स के लिए, क्योंकि मॉनसून का क्लैरिटी और आरबीआई की पॉलिसी जून 5 को ये डिसाइड करेगी। बिकॉज अगर आरबीआई का रेट हाइक वो बाद में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, रेट हाइक हो गया तो मार्केट में भयंकर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। और मानसून का नंबर जून 10 को मानसून का नॉर्मली इस बार कह रहे हैं कि मई में शुरू हो जाएगा मानसून। देखते हैं उसकी कैसे है, क्या है, वो सिनेरियो को ट्रैक करना चाहिए। अगर वो दोनों में कुछ क्लैरिटी नहीं आई, ऐसे ही चला तो कंसोलिडेशन में ही रहेगा। और दो सिनेरियो उसके बाद क्या है मार्केट के लिए। वन, if war lasts longer than 1 month, that is till June end. Okay, गीता गोपीनाथ, former IMF things, उसकी इंटरव्यू में देखा, उन्होंने कहा कि वॉर 1 महीना जून तक चलती है, तो उनका कहना है कि ब्रेंट 140 चल सकता है। अभी मैंने उनका कहना है तो मैंने माना उनका पास नॉलेज तो है, बहुत सारे है, तो उनके पास कुछ कह रही है। अगर वो हो गया तो यहाँ पर वाट लगेगी। Let me add why she is saying, I'll just add up the viewpoint. मैंने भी सुना उसका, तो उसने कहा 140 होगा। वो करेक्ट कह रही है। वो इसलिए कह रही है कि आईईए की लेटेस्ट रिपोर्ट और सऊदी अरब की रिपोर्ट पे ये कहती है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम लोग यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया, वो 30 जून तक बहुत कम हो जाएगा। तो उसको रिफिल भी नहीं कर रहे हैं और नई सप्लाई भी नहीं आ रही, इसलिए क्रूड के प्राइसेस शार्प जंप में जाएंगे अगर 30 जून तक ये सिचुएशन रही। उसका पॉइंट एकदम लॉजिकल है, आई एग्री कि वो रिजर्व भी खत्म हो गया और नया माल भी नहीं आया, तो 140 जा सकता है, लेकिन अंटिल 30th of June। ये उसका कहने का मतलब ये है। तो ये सिनेरियो है। सेकंड, वॉर 2 हफ्ते में खत्म हो जाए, क्योंकि आज भी मार्को रूबियो ने कहा कि स्लाइट प्रोग्रेस है। अब दो ही स्टिकिंग पॉइंट है। एक है ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उसका कब्जा चाहिए फ्यूचर में, और दे वांट टू चार्ज। ट्रम्प कह रहे हैं कब्जा तो दे देंगे मगर नो चार्जिंग, तो ये एक स्टिकिंग पॉइंट है। दूसरा, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल गिविंग अप। तो ईरान कह रही है मैं ये दे दूंगा तो मैं पूरा नंगा हो जाऊंगा, कोई भी चाहे मुझे अटैक कर सकता है, तो मुझे वो चाहिए, तो मैं नो फर्स्ट यूज ऐसा कुछ कर सकता हूं, मगर मैं नहीं दूंगा। और सेकंड पॉइंट है, अगर दूंगा तो भी तो आपसे अमेरिका को जरूर नहीं दूंगा, तो एक थर्ड पार्टी को चुनना चाहिए, रशिया और चाइना जिसके पास वो रखें, ताकि जरूरत पड़े तो वो दे देंगे इनको। तो ये दो स्टिकिंग पॉइंट पे है, और मेरा मानना है कि प्रोबेबिलिटी है कि वॉर 2 हफ्ते में खत्म हो सकती है, बिकॉज यूएस में भी दबाव बढ़ रहा है। आज यूएस ने 10 मिलियन बैरल्स का रिलीज किया है स्ट्रेटेजिक रिजर्व से, क्योंकि अभी उनको प्राइस का दबाव पड़ रहा है। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है अमेरिका ईरान के लिए
इकोनॉमिक फॉल आउट वो टफ है, और अमेरिका के लिए गैस प्राइस का फॉल आउट वो टफ है। तो ये दो धक्के वॉर को सोल्यूशन की ओर पुश कर रहे हैं मेरे मन में, और सडनली हो सकता है कि हो सकता है अगर वो हो गया तो रिलीफ रैली में मार्केट को टच न्यू हाइस। ट्रू। तो वो है मेरी स्थिति, बिकॉज लिक्विडिटी तो स्ट्रांग है, और पोटेंशियली Q1 का रिजल्ट खराब आया तो मार्केट पुरानी चीज है, वो हो चुका है भैया, आगे की सोचते करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो है, तो वही मेरे मार्केट का ब्रेकआउट और कंसल्टेंट इसी पर है। अब आपका सेकंड सवाल है, कैन आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफेंड रुपी विदाउट ट्रिगरिंग अ रेट हाइक? मैंने कहा नो। तो लोग इसको गलत तरीके से समझेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगी। हेलो, ध्यान से सुनिए। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। क्या वो रेट हाइक करने के बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, डिमांड साइड का नहीं है। तेल का दाम कैसे घटवाएंगे रेट हाइक करके? मॉनसून को कैसे ठीक कराएंगे रेट करके? फर्टिलाइजर का प्राइस कहां से दबाएंगे रेट हाइक करके? तो रेट हाइक से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ। जब डिमांड साइड से इन्फ्लेशन बढ़ती है तभी रेट हाइक काम आती है। तो आरबीआई कैन नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन विद अ रेट हाइक। नंबर 1 आंसर। नंबर 2, डिफेंड रुपी। देखिए, आरबीआई को सवाल ही नहीं उठता है डिफेंड रुपी के लिए। वॉलेटिलिटी को ही डिफेंड करना चाहती है वो। रेट हाइक के शॉक करके रुपी को डिफेंड करना कभी सोचेगी नहीं आरबीआई, बिकॉज रुपी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। गीता गोपीनाथ की ये स्पीच देखिए, उन्होंने बार बार राजदीप ने पूछा $100 जा सकता है क्या, 100 जा सकता है क्या? उसने बोला ये 100 नंबर है यार, वो कभी ना कभी तो जाएगा, इस नंबर पे मत अटको। राइट, अगर जाना है तो जाएगी। तो इट्स नॉट अबाउट आरबीआई को। देखिए 92 पे डिपेंड किया था उन्होंने, 94 पे डिपेंड किया, 96 पे डिपेंड कर रहे हैं। ये स्पॉट एक्शन से थोड़ी बहुत एट द मार्जिन कर रहे हैं, मगर रेट का इस्तेमाल करना करेंसी को, बिकॉज करेंसी का डबल एज स्वॉर्ड है। एक्सपोर्टर को हेल्प करता है, इंपोर्टर को हर्ट करता है। और आज क्या चाहिए हमें इंपोर्ट को हर्ट करना है ताकि डिमांड घटे। तो मेरा मानना है कि आरबीआई रेट हाइक कर सकती है, मगर वो बात अलग है। वो रेट हाइक इसीलिए करेगी क्योंकि उनको लग रहा है कि डिमांड साइड से प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। अगर वो ऑटो की सेल्स अच्छी थी, रूरल डिमांड भी बढ़ने वाली बात है, ऐसे डिमांड को कंट्रोल करनी है, रेट हाइक का कर सकते हैं, मगर वो डेटा बेसिस पे होगा। अभी वक्त है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आरबीआई रेट हाइक नहीं कर सकती है, मगर ना ही इन्फ्लेशन कंट्रोल ना ही रुपी का डिफेंस वो रेट हाइक से कर सकती है। ओके, राइट। बट फेड अगर रेट हाइक पे चला गया तो शायद आरबीआई को चॉइस नहीं होगा। यह फेड की रेट हाइक के ऊपर है, मगर मैं नहीं मानता हूं कि वॉर्श पहले ही मीटिंग में रेट हाइक करेंगे, जब ट्रंप ने उनको नौकरी दिया है रेट कट करने के लिए। तो फेड का रेट हाइक का बात है, अगर ये वॉर खत्म नहीं होता है, तेल हाई रहता है, तो नवंबर दिसंबर पॉलिसी की बात हो, अभी के लिए नहीं है। तो मेरा क्लियर है कि ना इन्फ्लेशन कंट्रोल ना रुपी का डिफेंस में रेट हाइक काम आएगा। आरबीआई कर सकती है रेट हाइक, वो बात अलग है, वो कारण उसके अलग होंगे। सर एक क्वेश्चन, एक तो ये बात बिल्कुल सही कि केविन वॉर्श करेंगे नहीं, जून वाली बैठक में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी बैठक है, वो साल पूरा पड़ा है, और आरबीआई को प्रियम्प्ट करना है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी 5 तारीख को है और वो 18 को है, तो आरबीआई उनको जज ही नहीं कर सकता कि वो केविन वॉर्श क्या करने वाले, वो वाला इश्यू हम छोड़ देते हैं। मेरा ये क्वेश्चन ये कि सिस्टम में आरबीआई ने खूब लिक्विडिटी डाली, ओएमओ कर करके खूब पैसे डाले हैं, तो लिक्विडिटी भी तो सिस्टम में खूब है, और अभी देखिए वो स्वैप कर रहे हैं $6 बिलियन का, और रुपया दे रहे हैं बैंकों को, तो लिक्विडिटी इतना इन्फ्यूज आप करेंगे तो इन्फ्लेशन तो और शूट अप होगा ना फिर। नहीं, सी आप डायरेक्ट कोरिलेशन इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी का नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, शॉर्ट टर्म रेट्स को कभी ट्रांसमिट होके कहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ेगा बताइए? बिकॉज वो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म एंड ऑफ द मार्केट है, आपको मीडियम टर्म देखना चाहिए। और बात यह है कि वो सोच आरबीआई ने क्यों स्वैप किया, उनको लिक्विडिटी शॉर्टेज दिख रही है।
नहीं तो आरबीआई क्यों खामखा स्वैप करती है? बिकॉज स्वैप का रुपी शॉर्ट स्पॉट पे कुछ नहीं इफेक्ट है, स्पॉट का मीडियम टर्म रुपी पे इफेक्ट होता है। 3 साल का स्वैप है तो लॉन्ग टर्म रुपी पे इफेक्ट, डॉलर रुपी पे इफेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल है, बिकॉज डॉलर का नेट पोजीशन 0 है। बाई सेल है ना, हाँ, अभी बाई कर रहे हैं, कल सेल कर रहे हैं, तो नेट मार्केट में एक्स्ट्रा डॉलर नहीं आएंगे या जाएंगे। ये करेंसी के लिए न्यूट्रल है, बाई सेल स्वैप। तो दिस एक्शन इज ओनली फॉर 2 थिंग्स। 1, लिक्विडिटी की शॉर्टेज महसूस कर रहे हैं। क्यों? 15 जून को एडवांस टैक्स है ना, उसका टाइम लिक्विडिटी सकआउट होता है ना, गवर्नमेंट के हाथ में पैसा जाता है और गवर्नमेंट उसको रिलीज करने में टाइम लगता है, तो उसको प्रीएम्प्ट कर रही है 15 जून का, इसलिए 26 मई को कर रही है। सर एक और है इसमें इशू। हाँ, 15 अप्रैल तक का आरबीआई का डेटा ये कहता है कि करेंसी इन सर्कुलेशन डबल हो गया है, लगभग 43 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन है। बैंकों के पास और बहुत ही कम पैसे हैं। ये अचानक से हुआ, मतलब इलेक्शन थे तो इसलिए सिस्टम में कैश बहुत घूम रहा होगा, और इन्फ्लेशन है तो लोगों ने और खर्चा भी किया होगा। तो अब देखिए ना, क्रेडिट 16%, डिपॉजिट 11-12%, इतना गजब गैप बना हुआ है। तो ये बात सही है आपकी कि बैंकों को पैसे नहीं है। नहीं, वही बोल रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि लिक्विडिटी ओएमओ कर रहे हैं, नहीं, ज्यादा नहीं किया है ओएमओ। अरे वो ओएमओ नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए डॉलर रुपी स्वैप से वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं। एक्चुअली लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल महसूस कर रही है आरबीआई, और जून 15 का एडवांस टैक्स के कारण वो प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रही है। और सेकेंड एडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म सिग्नल रुपी का एक स्वैप का जो आएगा ना 26 को, तो आपको फिक्स हो जाएगा क्या रेट पे सब्सक्राइब होता है स्वैप, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि क्या रेट आरबीआई कंफर्टेबल है, नहीं तो वो स्वैप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। 3 साल के बाद रुपए का लेवल आरबीआई तय करने की कर रही है, ताकि एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर एफआईआईज को एक क्लैरिटी मिल जाए कि यह है रुपए की ट्रेजेक्टरी। शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में डॉलर में कुछ स्पॉट का इम्पैक्ट नहीं आता है ये रुपी डॉलर स्वैप से। आपका गेस क्या है, कितने में होगा? आपका गेस क्या है, कितने में होगा स्वैप? स्वैप आपको देखिए, आज से आपको 10% मान लीजिए 107 पे होगा। वाह, 107 पे, 105 to 107 पे। 3 साल के बाद हर साल 3% का डिप्रिसिएशन, मान लो 9%, 10% हो गया, कंपाउंडिंग के कारण 3%, 9-10% हो गया, तो 10% ओवर 98 और 10 रुपया जोड़ लो, 10 रुपया जोड़ लिया 96 to 98 तो 107 हो गया। सीधी सी बात है। 107-108 रुपए पे होगा। वाह, कई रुपए। हाँ, मतलब कितना भी होगा वो अपने को आइडिया नहीं, वो तो देखेंगे, नंबर आ ही जाएगा। कितना कम हो सके उसको करने की कोशिश करेगी। सर अगला क्वेश्चन है मेरा ये कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बहुत बढ़ गई है। ये इसका देखिए एक चार्ट भी है, ये देखिए 1,22,151 करोड़। तो क्या ये बहुत रिस्की है क्या मार्केट के लिए? देखिए, अगर ये बड़ा है डिस्पाइट दी वॉर शॉक, राइट, क्यों बढ़ा है? क्योंकि ट्रेडर्स को लग रहा है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, विक्स की बढ़त के कारण वॉलेटिलिटी में उनको ये ट्रेडिंग करके पैसा बनने का मौका बन रहा है, तो वो मौका ढूंढते हैं। ये पुरानी बदला फाइनेंसिंग का रिप्लेसमेंट है ना, F&O ये, राइट। तो ये है ट्रेडर्स के लिए इट्स अ रिस्क, बिकॉज वो पंट ले रहे हैं। मगर मार्केट को डायरेक्शन ऑयल टच होगा तो क्या होगा कि इनके लिए बहुत बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज मार्केट फिर एफआईआई शॉर्ट साइड में और भी बढ़ा देंगे अपना शॉर्टिंग, तो ये लॉन्ग साइड में जाके मार्जिन ट्रेडिंग के लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो बुरे तरह से फंस जाएंगे ट्रेडर्स। तो उसका मार्केट के इम्पैक्ट हो सकता है, मगर उसके लिए एक कंसोलिडेटिंग मार्केट में रिस्क नहीं है, क्योंकि डीआईआई का कैश और बाकी रिटेल, जेन्युइन रिटेल एंड एचएनआई बाइंग है ना। मुझे दिक्कत क्या है पता है? मुझे दिक्कत मार्जिन फाइनेंसिंग से नहीं है, मुझे लैस से है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जो एक्चुअली मार्केट में निवेश कर रहे हैं बोरो करके। ये ट्रेडर तो ट्रेडिंग है, मार्जिन फाइनेंसिंग ट्रेडिंग है, वो इमीडिएटली सेटल हो जाता है,
बुक प्रॉफिट फटाफट कर देते हैं, रोटेट करते हैं। मगर मुझे डर है क्योंकि 17% ग्रोथ है पर्सनल लोन का, कितना पर्सनल लोन इसमें जा रहा है, क्योंकि लैप ये सब पर्सनल लोन में गिने जाते हैं, ऑटो लोन सब है इसमें, गोल्ड लोन सब इसमें गिने जाते हैं। मुझे उस पे फिक्र है कि जेन्युइन इन्वेस्टर्स मार्केट की करेक्शन को देखकर बोरो करके और पैसा घुसा रहे हैं। अगर वो है, उसका एविडेंस में ढूंढ के देखा मैंने, मुझे मिला नहीं मिलता। हाँ, नहीं, डेटा नहीं आता है, वो रिस्क है, बट नॉट मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग सेटलमेंट हो जाता है इमीडिएटली, वो स्टॉक को बेच देते हैं, लेंडर्स भी उसका कोई टॉलरेंस वैल्यू नहीं है, तुरंत जाके मार्केट में बेचते हैं स्टॉक को, राइट। तो इसके कारण विक्स बढ़ेगा, वॉल्टिलिटी बढ़ेगी, और उन ट्रेडर्स के लिए नेचुरली डिफिकल्ट होगा। बट मैं ओवरऑल मार्केट के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं समझता सर। लैस तो, लेकिन खेलो इंडिया खेलो तो आरबीआई ने किया था ना, आपको याद होगा 2-3 पॉलिसी पहले की, ये लैस बढ़ा दिया, लोग खूब करो 1 करोड़ बना दिया उसको, नहीं? हाँ, तो ये तो आरबीआई ने किया था तो अब लोग ले रहे हैं मजे उसके। आरबीआई इज नॉट द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। नहीं, वो लेंडिंग सिक्योरिटीज उन्होंने दिया था बैंकों को कि आप, नॉट द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। हाँ, वो उनको पता नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि लोन अगेंस्ट शेयर लेके आप कुछ और खरीदो, घर खरीदो। यस 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 सर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक जेफरीज की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि एसआईपी टू ब्लेम फॉर एफआई सेलिंग रुपी स्लाइड, और सब पूरा उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया इस पे कि म्यूचुअल फंड वाले सब गड़बड़ कर रहे हैं, एसआईपी का पैसा हर महीने खूब आता है, 32,000 करोड़ देखिए लास्ट मंथ की था, और ये सब पैसा उसमें डाल रहे। तो एक जनरल नैरेटिव मार्केट में ये सब चल रहा है बहुत सारे लोगों के बीच में। और मिस्टर शंकर दयाल शर्मा जो है, हाँ, शंकर शर्मा तो मतलब इसको उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने तो बहुत डाला इसको एग्जैक्टली उनकी, मतलब ये रिटेल वाले बार बार जो है एफआईआईज को एग्जिट दे रहे हैं, ये एक जनरल नैरेटिव्स बना हुआ है। और नॉट ओनली एफआईआईज, एचएनआईज को भी, फैमिली ऑफिस को भी, प्रमोटर को भी, सब रिटेल वाले एग्जिट दे रहे हैं। ये रिपोर्ट पर आपका व्यू चाहिए मुझे। तो मैंने पहले समराइज किया है रिपोर्ट को, जो मैंने पढ़ा है उसको, तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट, एसआईपी इन्फ्लोज उनके नाम नहीं, वो मैकेनिज्म, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसआईपी इन्फ्लोज क्रिएट डोमेस्टिक लिक्विडिटी, वो सही उन्होंने कहा। FIIs facing expensive valuation, better other emerging market opportunities are selling into this liquidity. ठीक है? FIIs are converting the rupees to dollars to repatriate the funds, so higher dollar demand, rupee depreciation. ठीक है? ये सब एक logically A equal to B equal to C चल रहा है. Because domestic flows are absorbing selling, market don't crash, so the FX side bears the pressure. Okay? Right. Okay. Next, equity market driven outflows have accumulated 78 billion. ये factual है, right? Capital account surplus has fallen to 0.5% of GDP in 25-26. True. Lowest ever versus 2.6 in prices. Correct. ये भी सही है. Balance of payments has been negative for past 2 years with another negative year expected. सब सही. ये सब factually उन्होंने prescribe किया. अब मेरा response देखिए. First, SIP cause नहीं है भैया. They are just the mechanism of enabling the exit. Right? The real driver of FII valuation concern is the FII valuation concern. हमारा इक्विटीज प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, वो रियल कंसर्न है. सेकंड, हायर यूएस का रियल रेट्स, राइट, 4.6 तक गया अभी आज के दिन में, 6.5 अट्रैक्टिव. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अदर इमर्जिंग मार्केट, यहां से पैसा यूएस में जा रहा है, डेट मार्केट में जा रहा है, राइट. फिर टैरिफ ट्रेड अनसर्टेनिटी भी था ना इंडिया के, यूएस इंडिया ट्रेड डील के बारे में लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो नेचुरली उसने एक्सपोर्ट ग्रोथ को भी अफेक्ट किया और एफआई का सेंटीमेंट को भी अफेक्ट किया. फिर वो जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ मिडिल ईस्ट वॉर भी है ना. इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड, इसीलिए उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर दिखा. एफआईएस ने इंडिया को नेगेटिवली व्यू किया उसके कारण. फिर डी डॉलराइजेशन ट्रेंड जो चल रहा है 1 साल 1.5 साल से, हैज ड्रिवन फ्लोज टू प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, जिसका इंडिया पूरा इंपोर्ट करती है. तो हमारा डोमेस्टिक देखें तो 1 year बैक 6,000 crores था ETF मार्केट, आज 95,000 crores है गोल्ड एंड सिल्वर ETF मार्केट, राइट. तो ये सब डॉलर आउटफ्लोस है. तो रुपी का वीकनिंग के लिए इतने कारण है भैया. आप खाली एसआईपी को पकड़ के इसके कारण बेच रहे करके कहना मेरे ख्याल में सही नहीं है. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट,
एसआईपी का काम है इक्विटी मार्केट को स्टेबलाइज करके क्रैश को प्रिवेंट कर रही है, राइट? Whereas FX is only absorbing the adjustment. तो blaming SIP is wrongly equating the symptom with the cause. पेट में दर्द है, उसका कॉज क्या है? पेट का दर्द SIP नहीं है भैया। तो ओके, SIP is a symptom, क्योंकि SIP स्टेबलाइज कर रहा है मार्केट को। अगर SIP नहीं होता तो इसके तो जो कारण है बेचने के लिए वो तो है, क्या है? वो सेम लेवल बेचते हैं। क्या है, उनको उतना प्रॉफिट से नहीं बेच पाते, कम प्रॉफिट से बेच पाते, मगर बेचते, बिकॉज उनको तो बाकी देश में डालना है। मैंने ढेर सारे रीजन डाले हैं जो उनकी निकाल रहे हैं, राइट? सेकेंड, आरबीआई का एफएक्स रिजर्व एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटजी आर अफेक्टिंग द रूपी ट्रेजेक्टरी, इट इज ओमिटेड, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आरबीआई हैज अलाउड द रूपी टू वीकन, करेक्ट, बिकॉज उनके मन में कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया और फिजिकल रियलिटी ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। या आर्टिफिशियली रूपी को स्ट्रॉन्ग रखने का नहीं। तो अगर आरबीआई चाहती तो एफएक्स रिजर्व्स का और इस्तेमाल करके रूपी को डिप्रिशिएट होने से प्रिवेंट कर सकती थी, नहीं किया उन्होंने, राइट? बिकॉज आरबीआई कोई रूपी को टारगेट नहीं करती है लेवल को, बट वॉलेटिलिटी को प्रिवेंट करती है। तो ये आरबीआई ने अलाउ किया है, नहीं तो उनके पास ताकत थी इस डिप्रिसिएशन को थोड़ा बहुत अरेस्ट करने का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोच है। थर्ड, जेफरीज कह रहा है कि CAD is not the culprit, current account deficit is not the culprit, but my view it is the expected widening of the CAD that has compounded the rupee pressure. करंट अकाउंट डिफिसिट में ऑयल का इंपोर्ट ही इसको बढ़ा रही है ना, तो फ्यूचर के बारे में एफआई सोच रहे हैं कि इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट वाइड होने वाला है, ऑलरेडी वाइड हो चुका है। जेफरीज बोल रहा है ये कल्प्रिट नहीं है। अरे भैया, एफआईएस फ्यूचर की सोचते हैं ना, उनको दिख रहा है कि इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट वाइड होना, बिकॉज ट्रेड डिफिसिट वाइड होगा और एक डिप्रिशिएटिंग रूपी में एनआरआई के फ्लोस भी कम होंगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी वाइड होगा ना। करंट अकाउंट डेफिसिट इज नथिंग बट रेमिटेंसेस प्लस ट्रेड डेफिसिट, करेक्ट, करेक्ट। तो रेमिटेंस भी कौन, एक डिप्रिशिएटिंग रूपी में कौन जाके पैसा डालेगा? एनआरआईज उधर डॉलर एसेट में निवेश करेंगे, इतना ज्यादा इधर क्यों डालेंगे? अनलेस उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है फ्रॉम आरबीआई थ्रू सम स्ट्रक्चर, राइट? तो वाइडनिंग ऑफ द कैड इन द फ्यूचर which is expected has led to FII pulling out money. तो मेरा फ्यूचर कैड के बारे में it is another causes of the FII pull out. That is my argument, correct? तो नेक्स्ट पेज में जाइए। On the contrary, मैं वही ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया। If SIP growth slows, the dual hit, less domestic flows could drive continued panic FII selling. और ज्यादा बिकेगा। And that would stress the rupee even more. ये बिल्कुल सही कह रहा है। एसआईपी रुक जाए, मार्केट और गिरेगा और बिकेगा और रुपया कमजोर होगा, तो वो तो वायरल। तो मेरा वर्डिक्ट फाइनली है, ये पार्शियली वैलिड है इनका इंसाइट, बट अ नैरेटिव इज ओवर सिंप्लीफाइंग द कॉजालिटी। SIPs are a stabilizer for equity, not the villain for the rupee. ये है मेरा फाइनल समरी। हाँ, और इसको सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने थोड़ा डेटा दिखाया कि इंडिया का इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट। इससे पहले एक बार सर मैं एक बार इस पॉइंट पे और जाऊंगा। हाँ, द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो चूंकि दर्शकों को एस्टेब्लिश हो जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि SIP इज नॉट द रूट कॉज, इट इज द सिम्टम। जो आपको दिख रहा है, प्रोसेस दिख रहा है, असली कारण इसके बहुत सारे हैं, जिसमें वॉर चल रहा है, टैरिफ की वजह से लगा, क्रूड ऑयल बहुत भाग गया, ट्रेड डील नहीं हो पा रही, इवन ग्रोथ को भी खोरा मान सकते हैं कि इंडिया की ग्रोथ उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो ये सारे कारण है। एंड डी डॉलरेशन इज वन ऑफ द बिग रीजन, क्योंकि गोल्ड आज से थोड़ी भाग रहा है, गोल्ड तो 4 साल से भाग रहा है। तो गोल्ड में पैसा तब भी जा रहा था डॉलर के थ्रू, और यूएस इसको नोटिस कर रहा था। तो आप ये कह रहे हैं ये मल्टीपल रीजन है। SIP तो बेचारा उसका एक प्रोसेस था जिसके ऊपर ब्लेम छोड़ दिया गया। वैसे अपने आदत ही सर, सबसे कमजोर कड़ी को निपटा दो। ये मैं सही समझाऊं, आप यही कह रहे हैं? बस यही है एग्जैक्टली। और इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, दो स्लाइड है कि इंपोर्ट बिल और FII की जो सेलिंग है उसका। पहले देखिए, ये है हमारी इंपोर्ट बिल, टॉप 5 शिपमेंट्स क्या है? $174 बिलियन ऑयल है,
$116 बिलियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि आईफोन के पार्ट्स इंपोर्ट करके फिर आईफोन को मैन्युफैक्चर करते हैं, कार के पार्ट्स को इंपोर्ट करके फिर कार को हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके, फिर थर्ड है गोल्ड, $72 बिलियन। टू, फिर आता है बाकी जो छोटी मोटी चीजें, राइट, मशीनरी और नॉन फेरस मेटल्स, स्टील, सॉरी नॉट स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब। ये तो क्रूड का क्या है, इट्स अ वॉर रिलेटेड। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब। तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को उधर चाइना से लेकर हम फिनिश करके आईफोन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका आधा पार्ट्स तो उधर से आता है, राइट। सो दीज आर द मेन रीजंस फॉर आवर वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, व्हिच इज कॉजिंग द रुपी टू वीकन। और ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ एफआईआई एग्जिट, तो उन सिंपली बात करें कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफआईआई मनी इज टू पार्ट्स, पैसिव फ्लोज और एक्टिव फ्लोज विच आर बेंचमार्क टू द इंडेक्स, राइट। ये दोनों के लिए देखिए, Q4 24 में इंडिया का 19% था इंडेक्स में वेट, आज 12% है। तो पैसिव फंड के पास चॉइस नहीं है भैया, एसआईपी फ्लो हो या ना हो, उनको तो बेचना ही है इंडिया। ये कौन सा एसआईपी को आपने कसूरवार मान लिया भैया, वो पैसिव फंड तो अपने आप 7% उसको इंडिया का वेटेज कम कराना ही है, वो कंप्यूटर कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना फंड मैनेजर की जरूरत, ना किसी को जरूरत। ये इंडेक्स में हमारा वेट चेंज हुआ है, उसके लिए कई कारण है, एआई में वी आर नॉट रेडी, मार्केट कैपिटलाइजेशन फलाना फलाना है। और अगर एसआईपी नहीं होता तो हमारी मार्केट और भी वॉलेटाइल होती, तो ये शेयर 12 से 8% गिर जाता भैया। तो ये गलत तरीके से आप खाली एसआईपी को कसूरवार मान रहे हैं, ये है मेन। और एक एक्टिव फंड मैनेजर, समझिए इंडिया को ओवरवेट रख रहा है या अंडरवेट। मैं ओवरवेट बता रहा हूं, जब 19 था तो मैंने 21 रखा, अरे तब 12 था तो मैं कितना रखूं यार, 13 रखूंगा। और मैं अंडरवेट हूं, समझिए एफआई अंडरवेट है, 19 था तो 17, तो अभी 12 हो तो 8 में रखेगा ना, तो वो एक्टिव फंड मैनेजर और भी बेचेगा ना, एज द इंडेक्स में वेट चेंज होता है। उस स्टॉक, द इंडिया, द स्टॉक दैट इज इंडिया, एक एफआई के लिए इंडिया एक स्टॉक है, याद रखिए। तो बेंचमार्क में स्टॉक का जो वेट है उसके है प्लस माइनस उसका ओवरवेट या अंडरवेट। तो जब 7% हमारी इंडेक्स में ही शेयर गिर चुकी है, वो पैसिव फंड क्या करेगा, और वो एक्टिव फंड जिसका बेंचमार्क ये इंडेक्स है वो क्या करेगा, उसके पास चॉइस नहीं है, वो कैसे जस्टिफाई करेगा, मैं 21 पे रखूंगा तो इंडेक्स 12 पे है, 9% थोड़ी वो ओवरवेट रख सकता है, अब चली जाएगी उसकी। तो दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट इंडेक्स जो करता है उसका सर्टेन बेसिस होता है, सो इट इज नॉट एसआईपी। तो ये वही मैं कह रहा हूं कि बिकॉज ऑफ दिस। एंड सेकेंड पॉइंट, तो यहां से निकल रहा है, कहां जा रहा है पैसा, ताइवान का कोरिया 25, कोरिया का 9 से 19, तो यहां से निकलकर उधर जा रहा है भैया। और कुछ पैसा यहां से निकलकर अमेरिका जा रहा है, क्योंकि उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है। तो ये मैं जो एविडेंस दिखाना चाह रहा था कि एफआई की असली सेलिंग जो पार्टली कॉज है रुपी डिप्रिसिएशन का, दूसरा कॉज है ट्रेड डेफिसिट, जहां पे $175 बिलियन हम तेल का इंपोर्ट करते हैं, राइट। कि उनकी गिनती में $75 बिलियन 2 साल में एफआईआई, उनका पहले स्लाइड में मैंने दिखाया था ना, उनका मानना है कि $78 बिलियन निकाला। अरे एक साल में $175 बिलियन ऑयल के कारण हम देखते हैं, ये 2 साल में 78 है। उन लोगों का सब तर्क ये है कि एसआईपी ना होती तो इतना बिकवाली नहीं होता, विच इज रॉन्ग प्रीमाइस। नहीं देखिए, प्रीमाइस बात अलग है, बट इससे मैसेजिंग क्या होता है ना कि एसआईपी वाले सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूं और एसआईपी को स्टॉप करें, ये तो बिल्कुल गलत ये होगा यार, ये अननेसेसरी कंफ्यूजन ब्रीथ कर रही है पीपल के माइंड में कि मुझे इक्विटी में एसआईपी नहीं करना है। अरे भाई, इतने मुश्किल से हमने एसआईपी का पेनिट्रेशन, इक्विटी मार्केट का पेनिट्रेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी करके, म्यूचुअल फंड सही है करके, लोगों को अपना फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट से निकाल कर इधर ला रहे हैं, रियल एस्टेट और गोल्ड की दिलचस्पी से इधर थोड़ी थोड़ी ला रहे हैं।
तो देश को चाहिए कि ज्यादा इक्विटी कल्चर बढ़े, और एसआईपी के थ्रू ऐसी खबर के कारण कोई डर गया और एसआईपी को रोकवा दिया, तो वो क्या अचीव कर रहे हैं आप? मार्केट की डेप्थ और फ्लोट और भी कम हो जाएगी ना, मार्केट और भी वॉलेटाइल हो जाएगा, फिर इंडेक्स में हमारा शेयर और भी गिर जाएगा, नेगेटिव लूप में चला जाएगा यार। ये खाली क्योंकि स्टार्कली दिखता है ना, 30,000 करोड़ दिखता है तो सबकी आंखें उसके ऊपर लगी हुई है। ये 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ गया। अरे मेरे फंड में पैसा नहीं आ रहा, म्यूचुअल फंड में जा रहा है, ये भी तो लगता है। एटलीस्ट अच्छा आपने ये सवाल पूछा तो मैंने भी बहुत सारी सोच मेरी डाली इसके ऊपर, नहीं तो मैंने भी शंकर शर्मा दोस्त है, मैं दुबई में जाता हूँ तो मिल चुका हूँ, अच्छे बंदा है, वेरी प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है, मगर ही इज अ बेयर जनरली ऑन दिस मैटर्स, राइट। तो मगर क्या है कि ही इज राइट टू हैव हिज व्यूज, ठीक है, दैट जो भी है एफआईएस के लिए आप एग्जिट प्रोवाइड कर रहे हो, जो जाना जाता है, अरे the point is not that, the point is that वो क्यों जाना चाहता है, ये जानने की जरूरत, हाँ ये जानने की जरूरत है। वो अंडरलाइंग फैक्टर को पहले हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं ना। यस भाई, वो इसलिए नहीं जा रहा कि आप खरीद रहे हो, वो इसलिए जा रहा है कि दूसरे फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से वो जा रहा है। एब्सोल्युटली, आप नहीं खरीदो और बेचूं मैं, तो अब तो इधर का मार्केट बिल्कुल बेकार है, तो लोकली नहीं खरीद रहा तो मैं क्यों खरीदूं? That could also be possible। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए था सर क्योंकि ये बहुत दिन से मैं सुन रहा था, बहुत चर्चा चल रही थी, तो मैं तो अपने मॉर्निंग शो में रोज कहता था कि कुछ भी हो जाए एसआईपी बंद नहीं करनी है, मार्केट कितना भी खराब लगे, क्योंकि इससे अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। इट्स अ मैकेनिज्म और ये बेस्ट तरीका है, अदरवाइज कोई तरीका मुझे समझाओ इससे बेटर तरीका मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के लिए एंटर करने का है, नहीं है ना, तो फिर चलने दो और लॉन्गर पीरियड में आपको पैसा बन ही जाता है, कम ज्यादा। और एक बात आप समझिए नीरज जी, सिंपल सी कह रहा हूँ, मार्केट एक ह्यूमन बीइंग होता है जिसके पास अपने दिमाग चला के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता। अगर मार्केट एक सिंगल इंडिविजुअल होता, एक रैशनल थिंकिंग इंडिविजुअल, तो वो क्या कहेगा, अरे ये कभी मेरा दोस्त कभी मेरा दुश्मन, इसको मैं क्यों चाहूं, मुझे हर बार मेरी दोस्त जो है रिटेल एसआईपी वाले वही मुझे चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो ये कभी मेरा दोस्त है कभी मेरा दुश्मन है, इसको मैं क्यों टॉलरेट करूं, उसको क्यों मैं कुछ करूं, राइट। तो डिपेंडेंसी ऑन एफआईआई एज अ मार्केट, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं मार्केट में हूं, आई वांट टू रिड्यूस माय डिपेंडेंस ऑन दिस volatile hot money of FII and have more stable long term money, ताकि मेरे मार्केट को एक नेचुरल प्राइस डिस्कवरी हो जाए कि कंपनी की अच्छी आउटलुक है, रिजल्ट्स है, तो पैसा आएगा उसको खरीदने के लिए। नहीं तो आज की स्थिति क्या हो सकती है बताऊं मैं, कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चलेगी बट एफआईएस को किसी और अच्छी लग रही है, तो हमारा इकोनॉमी को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए गुड ग्रोथ का वो नहीं मिलेगा। और जब सही जरूरत है, जब इकोनॉमी डाउन टर्न में है, उनको लगेगा कि अरे बाकी देश और भी डाउन टर्न में, मैं अभी पैसा डालूंगा। जब सही वक्त बहुत बुरी है, मेरे अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है मेरे पर, तब जाके आप पैसा लगाओगे, बिकॉज चॉइस नहीं है आपके लिए। क्या है अपॉर्चुनिटीज कहां पे है आप डाल रहे हो। तो मेरे लिए एज अ मार्केट, एज अ इंडियन मार्केट, आत्मनिर्भर मार्केट अगर सोचेंगे, तो मुझे चाहिए एक रिलायबल मार्केट को इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के बेसिस पे सपोर्ट करने की जरूरत है, जो फंड मैनेजर्स करते हैं ना। रिटेल निवेशक फंड मैनेजर को देते हैं, फंड मैनेजर दिमाग लगाकर ये सेक्टर में ये कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, उसको रिवॉर्ड करो। तो एसआईपी इज कमिंग नॉट ब्लाइंडली इनटू स्टॉक्स, इट इज कमिंग थ्रू अ नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल एनालिसिस बैक्ड फ्यूचर थिंकिंग फंड मैनेजर। तो इसको कह रहा है एसआईपी इज ओनली कम टू फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग चलाता है ना, कौन सी सेक्टर में डालूं, क्या डालूं, देश के भविष्य को देके डालूं। तो अल्टीमेटली देश के लिए एसआईपी जरूरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक कैपिटल मार्केट की फाइनेंसिंग, तभी एक प्रमोटर अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कैपिटल मार्केट के ऊपर रिलाई कर सकता है कि मेरी डेट इक्विटी में बैंक से लोन लूंगा, मैं इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन में इक्विटी मार्केट से लूंगा।
वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब देयर इज अ कंसिस्टेंट फ्लो, एंड इज नॉट जस्ट एसआईपी फ्लो। प्रोविडेंट फंड का भी हर साल दो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि इंक्रीमेंटल, यू आर गिविंग अ कंसिस्टेंसी टू द मार्केट कि फ्यूचर में भी ये पैसा आएगा और सपोर्ट करेगा, प्रोवाइडेड द कंपनी डिलीवर्स गुड ईपीएस ग्रोथ। तो इकोनॉमी डिलीवर्स गुड जीडीपी ग्रोथ, कंपनी डिलीवर्स गुड ईपीएस ग्रोथ, देन देयर इज सम मनी टू रिस्पेक्ट। नहीं तो क्या हो गया, दूर दूर में पानी है, एक ड्रॉप भी नहीं बूंद पीने के लिए, जैसे होता है सागर में पानी होता है अगर सॉल्ट वाटर में पी नहीं सकता, तो वैसे नहीं होनी चाहिए कि इकोनॉमी की सब ठीक है मगर लिक्विडिटी नहीं है किसी को सपोर्ट करने के लिए। तो एसआईपी का एक लॉन्ग टर्म विजन देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू, आई एग्री सर। यूएस में 401k प्लान एक एसआईपी ही है। हर महीने तनख्वाह से इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हैं, उसको नाम एसआईपी नहीं दे रहे हैं, वो 401k प्लान है। तो वो एक कारण है ना अमेरिकन मार्केट का इतना लाइफ टाइम में पहुंचना। वहां पे क्यों नहीं कहते हैं कि 401k इज गिविंग एग्जिट? यस यस, नहीं इंटरेस्टिंग है, दर्शकों को जानना चाहिए। 401 एक प्लान है यूएस में, वहां के पैसे मार्केट में आते हैं डायरेक्टली। तो नहीं, ये चर्चा सर इसलिए बहुत जरूरी थी कि रिटेल के बीच में बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ था। सिस्टमेटिक वेल्थ ट्रांसफर एक नया वर्ड निकल आया था, SWT हो रहा है कि गरीबों का पैसा, मतलब रिटेल का पैसा अमीरों के पास जा रहा है, जो HNI है, अल्ट्रा HNI है, FII है। तो SWT आप देखिए ना, गूगल करिए, खूब निकलेगा, खूब लोग बात कर रहे थे। तो चूंकि जेफरीज ने बोल दिया था तो हमने कहा आज ये बहुत सही समय इस पे बात हो जानी चाहिए। ये क्या, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड बैक्ड ऑन डेटा। पॉइंट है कि आप इसको समझिए। तो देखते हैं क्या होता है, इस पे कैसे रिएक्शंस आते हैं। लेकिन दर्शकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे अपने रिप्लाई लिखिए, जवाब दीजिए हमें, और इसको समझने की कोशिश करिए फैक्ट के आधार पे कि क्यों एसआईपी जरूरी है। क्योंकि एसआईपी एक मैकेनिज्म है, इससे बेस्ट मैकेनिज्म मुझे कोई बता दे तो मैं पैसा उधर डालूंगा। मैं तो रोज बोलता हूँ अपने शो में कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास कि आप एवरेजिंग करके आपकी कॉस्ट ऑफ एवरेज नीचे आ जाती है। तो एक बेस्ट तरीका है, ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, आप लमसम मत डालिए। चलिए ठीक है, आपको मार्केट नहीं चला, लमसम मत डालिए, पर एसआईपी रोक देना, बंद कर देना, एसआईपी के खिलाफ मुहिम चल रही देश में। यानी थैंक यू सो मच सर, आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रियल है ना, बहुत खुश होंगे इस डिस्कशन को सुन के। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर देखते हैं, और हम लोग करीब पहुंच जाएंगे जब आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली होगी, 5 तारीख को है, वहां क्या होता है। और नेक्स्ट वीक ये भी हो सकता है कि वॉर फ्रंट में कुछ नई खबर निकल गया, चल तो रहा है कि कुछ ड्राफ्ट चल रहा है, लेकिन पता नहीं वहां पे होता है कि नहीं होता, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट रहता है उसमें। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे। एक पॉइंट फाइनल नीरज जी जी कहेंगे कि पोस्ट मार्केट एक अच्छी खबर आई थी, उसको सबको बता देंगे कि आरबीआई ने लास्ट ईयर से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट को। 2,86,000 को। लास्ट ईयर 2.75 था, इस बार 2.86 है। और कुछ लोग कह रहे हैं अरे गवर्नमेंट की उम्मीद से कम है, क्योंकि 3.15 बजट था। 3.15 टोटल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्लस आरबीआई का था, वो खाली आरबीआई का नहीं था 3.15। इसलिए भी दुखी है कि उनका प्रॉफिट तो 4 लाख करोड़ का था, उन्होंने इतना कम क्यों दिया, और दे दो। ये भी चल रहा है कि आरबीआई ने इतना पैसा बनाया तो 2.86 लाख करोड़ दिया है, सो बिग अमाउंट। तो हमें लगता है कि कुछ सरकार अच्छा इसमें करेगी, बहुत मोटी रकम मिली है उनको। यस यस, वेरी वेरी गुड न्यूज सर। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक लोग ध्यान रखिए। और ये शो आपको सर के चैनल पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।